भाई प्रधानमंत्री पे बोलना राजद्रोह कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री अगर गलतियां करते हैं, प्रधानमंत्री अगर सारा देश बेच रहे हैं, ये बोलना प्रूफ के साथ में बोलना कि भाई मुंबई की एक बिल्डिंग एयर इंडिया की 55,000 करोड़ का वैल्यूएशन की है, 15,000 और 17,000 करोड़ में आपने एयर इंडिया कैसे बेच दिया पूरा? पवन हंस की प्रॉपर्टी कितनी की थी? तो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है पवन हंस के पास में। 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ का हर साल प्रॉफिट आता है उसको 200 करोड़ में आपने बेच दिया, और वो भी रामदेव जी को बेच दिया। तो ये आपके जो प्रचार करने वाले हैं उनका, और ये बोलना अगर राजद्रोह है तो हाँ, हम राजद्रोह करने के लिए तैयार है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज कुछ ऐसे अहम इश्यूज पर हम बात करेंगे जिसमें आप हफ्ते बहुत कुछ देखते समझते रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग किस्म से, अलग एंगल से आपको चीजें समझने को मिलेंगी। एक तो ये कि देश में अपोजिशन पार्टी जो सबसे बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी कहा जाता है, यानी नेशनल लेवल की पार्टी, राष्ट्रव्यापी कांग्रेस, उसका चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ है। उसमें बहुत ही अहम बात सामने आई है। राहुल गांधी जी जो एक बार प्रेसिडेंट बने, फिर प्रेसिडेंसी से हट गए, फिर दोबारा शायद उनके प्रेसिडेंट बनने की तैयारी है। उन्होंने एक बात खुल करके कही कि हाँ, पब्लिक से हमारा रिश्ता कम हुआ है, कनेक्ट कम हुआ है और इसको दोबारा जोड़ने की जरूरत है। उस पर जो उनकी माताश्री हैं और जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उन्होंने बाकायदा कहा है कि हमें पूरे देश में मार्च निकालनी होगी, पब्लिक से कनेक्ट करना होगा, देशव्यापी। तो ये एक अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को कहते आए हैं कि देश में प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए अपोजिशन का मजबूत होना जरूरी है, और इसके लिए बीजेपी के कुछ लीडर्स ने भी ये बात कही है। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो सेडिशन वाले केसेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों रोक लगाई है, उसके बाद सरकार का क्या रवैया है, क्या इसके साथ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का कोई हाथ है सरकार की सोच बदलने में, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ताजिंदर बग्गा जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उस पर जो हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच में कहीं टकराव, कहीं तालमेल, ये सब था, वो हमने देखा। जिग्नेश मेवानी वाला मामला हमारे सामने है, और उसके अलावा अमन चोपड़ा वाला। देश में पुलिस का सिस्टम कैसे चलेगा? क्या पुलिस भी सरकार में, केंद्र में किसकी है, स्टेट में किसकी सरकार है, पुलिस उसी तरह से चलेगी? क्या वो पुलिस बाकायदा अब सीधे सीधे अपने पॉलिटिकल बॉसेस से ही इंस्ट्रक्शन लेती है? प्रोफेशनलिज्म कम हो रही है? इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा ताजमहल और ज्ञानवापी पर क्या कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है अविनाश काकड़े जी, नागपुर से, जो गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, और आप अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी को आप काफी नजदीक से जानते हैं, बहुत सी सियासी पार्टियों को जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में शायद कुछ ज्यादा आपका अपना तजुर्बा और एक्सपोजर है। आप बताइए कि कांग्रेस चिंतन शिविर में जो कुछ बात हुई, खास तौर पर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, क्योंकि उनके बारे में कई बार अपोजिशन के लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि साहब वो कभी भी छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी भी विदेश चले जाते हैं। अब वो जनता से जुड़ने की तैयारी कर रही है पार्टी, और लीडरशिप में ये एहसास खुलकर के सामने आया है कि लोगों से हमारा रिश्ता कमजोर हुआ है। आप क्या कहते हैं? मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा
और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। नमस्कार। देखो, कांग्रेस को चिंतन इसलिए करना चाहिए कि देश में जो मौलिक तत्व है देश को बांधे रखने का, वह है धर्मनिरपेक्ष तत्व। जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ये कहता है, अमेरिका भी खुद को धर्मनिरपेक्ष कहता है, मगर उनके राष्ट्राध्यक्ष जब शपथ लेते हैं तो अब्राहम लिंकन ने जिस बाइबल पे हाथ रख के शपथ लिया था, उसी बाइबल पर हाथ रखकर इसको भी जो बाइडेन और अभी जो आए हुए सबको शपथ लेना पड़ता है। मतलब उनका तय है कि उसी बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेना। मगर हमारा जो धर्मनिरपेक्ष तत्व है, उनका सेकुलरिज्म, और हमारा धर्मनिरपेक्ष तत्व है कि हम बाइबल पे हाथ रख सकते हैं, कुरान पे रख सकते हैं, गीता पर रख सकते हैं, नहीं तो संविधान पे भी रख सकते हैं, और वो भी मान्य नहीं है तो हम सत्यनिष्ठा की शपथ लेके भी राष्ट्रपति तक बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। तो ये जो लिबर्टी है, ये दुनिया में अकेला देश है जिसमें ये लिबर्टी है, और इस लिबर्टी के तत्व ज्ञान पर कांग्रेस खड़ी है, जिससे ये देश इकट्ठा हुआ। अगर ये नहीं मानते तो देश ही इकट्ठा नहीं होता। काहे का हिंदुस्तान और काहे का भारत, कुछ नहीं बनता, क्योंकि 575 से ज्यादा संस्थान और बांग्लादेश और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये सारा मामला हमारे यहाँ फैला हुआ ही था। रायता पूरा फैलाया दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, हिंदू महासभा के द्वारा और हिंदू संगठनों के द्वारा भी। तो हिंदू मुस्लिमों को इकट्ठा करने का एक सूत्र जो था, ये धर्मनिरपेक्ष तत्व था। तो इसी के द्वारा इकट्ठा हुआ, और ऐसे धर्मनिरपेक्ष तत्व के लिए आज भी 60% से ज्यादा लोग वोट देना चाहते हैं। अब वो विभाजित है वोट, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को आज भी देश में 10 करोड़ से ज्यादा वोट मिलते हैं, जबकि बाकी अन्य विरोधी पार्टियों के मिलके भी 10 करोड़ वोट नहीं हो सकते। इसलिए कांग्रेस को विरोध के स्वरूप में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। अब रहा यात्रा करेंगे, जत्रा करेंगे, सम्मेलन करेंगे, भाई उससे पहले राहुल जी को मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये सब करने के पहले मिलना तो शुरू कर दो। दिन में 17-18 घंटे आपको लोगों से मिलना चाहिए। आपके ऊपर कोई प्रशासनिक जिम्मेवारी तो है नहीं, आप लोगों से अलग अलग मिलोगे नहीं, तो ये जो यात्रा रहेगी ये भी एक क्या कहते हैं उसको, एक ये रहेगा जतरा फतरा, ये जो होता है ना, एक गजब तरीके का कुछ करने का वो रहेगा। क्योंकि जब 2013 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हारी थी कांग्रेस, तो सोनिया जी ने कहा था कि हम किस लिए हारे, हमारा संगठन नहीं था। पहला उन्होंने दिया था ऑप्शन कि हमारा संगठन नहीं था। दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया था, दूसरे उन्होंने बात की थी कि हमारे नेता बड़बोले हो गए। तीसरा उन्होंने दिया था कि हम गलत स्टेटमेंट, हमारे नेता गलत स्टेटमेंट देते हैं। चौथा उन्होंने कहा था कि गलत टिकटें बट गई है। भाई संगठन बनाने का काम आप किसी आउटसोर्स तो नहीं कर सकते हो ना, संगठन तो आपको बनाना पड़ेगा। ये चारों चीजों की खामियां क्या कांग्रेस ने पूरी कर ली? 2013 में जो सवाल उठे थे वो सवाल आज भी कायम है। अगर आप सर्वे कर लो, पूरे कांग्रेस के एआईसीसी के दफ्तर में जाके सर्वे कर लो, तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी मिलने वाला आता है संतुष्ट होकर बाहर नहीं जाता। जितने मिलने वाले आते हैं असंतुष्ट होकर जाते हैं। और आप अगर फिर से ये बात करोगे कि यात्रा करेंगे, ठीक है, यात्रा में एक आप इवेंट मैनेज कर लोगे, इवेंट हो जाएगा, मगर वर्कर से कनेक्ट कैसे होंगे? ऐसे घूमने से कनेक्ट नहीं होता है। कनेक्ट करने से आपको उनको समय देना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उनके साथ में बात करना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुनना पड़ेगा, जहां समस्याएं हल हो सकती है उसको कमिटमेंट के साथ हल करना पड़ेगा। ये अगर नहीं करोगे तो फिर ये यात्रा एक इवेंट हो जाएगा, फिर ये आपके प्रोग्राम एक इवेंट हो जाएगा, और इवेंटों से पार्टी मजबूत नहीं होती। सर, मैं एक बहुत ही जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं कि संगठन तो सत्ता को ला सकता है, सत्ता में बैठा सकता है, मगर कितनी भी बड़ी सत्ता एक संगठन नहीं पैदा कर सकती है। पहले आपके अंतर जो इनर लेवल में जो राजनीति होती है कि अपने ही लोगों को काटना, अपने ही लोगों को गिराना, ये करने वाले लोग कौन है? वो वहीं बैठे रहते,
आपने अभी सुनील जाखड़ जी गए हैं, पार्टी छोड़ दिया सुनील जाखड़ ने, तो उनका गुस्सा था अंबिका सोनी जी पर, और वो बोल रहे थे कि मैंने इसलिए सुना कि अंबिका सोनी जी ने जो सलाह दिया था उस सलाह के कारण भट्टा बैठ गया हमारा पंजाब में, और वो चिंतन बैठक में वही बैठी थी और वही सारे सजेशन दे रही थी। तो मुझे सवाल ये है कि ऐसे लोग, जो लोगों के वजह से सारा जनता, कार्यकर्ता और आपके सारे पदाधिकारी नाराज है, उनके बारे में आप चिंता करोगे या चिंतन करोगे, क्या करोगे? तो ये चिंता ज्यादा हो गई है, चिंतन कम हो गया। चिंतन करने में जैसा आपने देखा कि बीजेपी चिंतन करती है, तुरंत सीएम बदल दिया कि नहीं त्रिपुरा का, गुजरात का सीएम बदल दिया कि नहीं। चिंतन का मतलब ये होता है कि आप परिवर्तन लाओ। चिंतन का मतलब होता है कि आपको पत्ते फेंटना पड़ेगा। जो आपके पास में बैठे हुए हैं, जो झगड़े लगा रहे हैं, जैसा राजस्थान का झगड़ा कायम है, छत्तीसगढ़ का झगड़ा कायम है, हर प्रदेश में जहां भी छोटी मोटी सत्ता आपके पास में, उसके झगड़े कायम है। तो ये झगड़े सुलझाने के लिए आपको 1 to 1 बैठना पड़ेगा और सबसे बात करनी पड़ेगी। यही बात बोल के वो शर्मा भाग गए थे, जो अभी आसाम के मुख्यमंत्री बना दिया है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी के पास तो नेता है नहीं, लोग नहीं है, उनको तो सारा इंपोर्टेड लेना पड़ता है, और ज्यादातर लोग तो कांग्रेस के हैं। मतलब कांग्रेस मुक्त बीजेपी, कांग्रेस मुक्त भारत करने के चक्कर में कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। आज कितने नेता बीजेपी के कांग्रेस के विचारधारा से आए, वो देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो कांग्रेस एक प्रयोगशाला है जहां से लोग होके निकलते थे, आज वो प्रयोगशाला खंडित हो गई है। तो उस प्रयोगशाला को शुरू करना आपके लिए जरूरी है। राहुल जी ने पहले लोगों से मिलना शुरू कर देना चाहिए, 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये अवेलेबल हुए तो पार्टी मजबूत होने में समय नहीं लगेगा। देखो, गांधी परिवार कांग्रेस का पावर हाउस है, जैसा आरएसएस बीजेपी का पावर हाउस है, पॉलिट ब्यूरो कम्युनिस्टों का पावर हाउस है, शिवसेना ठाकरे परिवार उसका पावर हाउस है, वो जो डीएमके है उसका पावर हाउस वो अपना स्टैलिन परिवार और करुणानिधि परिवार है। वैसा हम कितना भी बोले परिवारवाद के ऊपर और किसी भी बात के ऊपर, हम जो रूल्ड होते हैं वो उसी तरीके से रूल्ड होते हैं। हमारा देश में एक सोचने की बात अलग है, करने की बात अलग है, और करवाने की बात अलग है। तो इसको समझना पड़ेगा। देश की मूल विचारधारा को समझे बिना आप सरवाइव नहीं कर सकोगे। अच्छा, आपने 2-3 बातें कही। एक तो ये कि संगठन बनाने के लिए आउटसोर्स नहीं कर सकते। इस बीच में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई थी और वो फिर बाहर चले गए। तो एक तो उनके बारे में आपकी क्या राय है, ये मैं जानना चाहूंगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो एक दूसरी बात कही है, वो ये कही है कि हमारी पार्टी के अंदर अंदरूनी झगड़े बहुत हैं, और कौन किस ओहदे पर है, कौन किस पोजीशन में रहे, हमें इसको छोड़ करके बाहरी खतरे से लड़ना चाहिए। तो ये प्रशांत किशोर का आना, मिल करके चला जाना, कोई और पार्टी बनाने का इशारा, इधर राहुल जी का ये कहना कि पार्टी के अंदर हम ओहदों के लिए लड़ते हैं और हमें बाहर के खतरों से लड़ना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सोनिया जी ने कहा था हमारे पास में नेता कम हो गए हैं और नेता ज्यादा हो गए और कार्यकर्ता कम हो गए। तो गणेश परिक्रमा करने वाले जिनकी 2-2 3-3 बार डिपॉजिट जब्त हो जाती है खड़े होके, वो नीति निर्धारण जब करते रहते हैं कांग्रेस का, तो ये सब आपने बड़ा किया ना उन लोगों को। उनकी हैसियत तो कुछ नहीं है भाई। हमारे कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, पंगा हो जाएगा वो बड़े नेताओं से, मगर वो अपने क्षेत्र में कॉर्पोरेटर नहीं जीत के आ सकते, अपने क्षेत्र में कॉर्पोरेटर नहीं जिता सकते। ऐसे लोग दिल्ली में बैठ के नीति निर्धारण करते हैं, कांग्रेस को चलाने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा शीर्ष नेतृत्व को। शीर्ष नेतृत्व के पास में लोग जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और राहुल जी एक झटके में उसको बोल देते हैं कि नहीं आप प्रभारी से मिलिए, इससे मिलिए, उससे मिलिए। जब वो सब जगह से थक हार जाता है, जब भी आपके पास आता है ना, पूरा किसान आंदोलन हो गया और आपके पास में किसान कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था। ऐसे नहीं होती पार्टी मजबूत, ऐसे नहीं होगी। आपको अपने संगठन पे ध्यान देना पड़ेगा, आपके संगठन को वर्किंग ये देना पड़ेगा, प्रोग्राम देना पड़ेगा। कांग्रेस ने 30 साल से कोई प्रोग्राम दिया ऐसा समझ में नहीं आता है। मेरे तो ध्यान में नहीं है कि कांग्रेस ने मैसिव प्रोग्राम दिया। ठीक आपके विरोधी पार्टी जो है बीजेपी, वो दौड़ो इंडिया, खेलो इंडिया, भागो इंडिया, सफाई इंडिया, बेचो इंडिया, करो इंडिया, ये सारे प्रोग्राम देते रहते। वो चाहे प्रोग्राम अच्छे या बुरे हो। मुझे एक किस्सा याद है कि जो वर्कर होते हैं
वो वर्कर को अगर आपने काम नहीं दिया तो आपका संगठन खाने लग जाते हैं। एक किस्सा छोटा सा बताता हूं मैं, कि एक ने बताया कि एक तो रास्ते पर घूमते हुए अलाउद्दीन का चिराग मिल गया और वहां से जिन बाहर आया। वो जिन ने पूछा कि बताओ आका, मुझे मेरे लिए क्या हुक्म है। मगर वो बताया, बाकी जिनों से मैं थोड़ा अलग जिन हूं। कैसा जिन हूं मैं? तो मैं ऐसा हूं कि तुम काम नहीं बता सके तो तुमको खा जाऊंगा, और मैं अभी तक 50 लोगों को खा चुका हूं। अब 51वां नंबर तुम्हारा है। तो वो व्यक्ति जो था, जिसको जिन्न मिला हुआ था, जिसको जिन्न उपलब्ध हुआ था, वो होशियार था थोड़ा। उसने बोला, तू पहले जा और जाके जंगल से एक ऊंचा पेड़ तोड़ के ला। ऊंचा पेड़ तोड़ के उसका मलखाम बनाया और अपने आंगन में गाड़ दिया। और उसने उस जिन को बताया कि मैं जब काम बताऊं तो वो काम करना, और बाद में इस पे चढ़ते रहना और उतरते रहना। वर्कर को अगर मलखाम नहीं दोगे नीचे ऊपर चढ़ने का, तो वो आपको खा जाएगा। आपके घर के अंदर के जो किस्से होते हैं उसको प्रचारित करेगा, उसके ऊपर चर्चा करते रहेगा, जिससे पार्टी दीमक जैसी चाट जाती है लकड़े को, वैसा आपको चाट जाएगी। तो वर्कर को प्रोग्राम दीजिए। ये आपने खुद के लिए प्रोग्राम ले लिया कि मैं यात्रा करूंगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा होगी। वर्कर को क्या प्रोग्राम है वहां नारे लगाने के? वो प्रोग्राम नहीं चाहिए, ये इवेंट है। इससे इवेंटों से पार्टी मजबूत नहीं होती। आपने प्रशांत किशोर जी की बात किया। प्रशांत किशोर मैनेजर है अच्छे, वो आपके पार्टी के प्रति लॉयलिस्ट नहीं है, ना आपके संगठन को बनाने वाले कोई संगठक है। मैनेजर अच्छा मैनेज जब कर सकता है जब आपके पास में 4 दीवारी बनी हो और उसके अंदर फर्नीचर मैनेज हो सकता है। मगर वो 4 दीवारी नहीं बना सकता कोई मैनेजर। वो संगठन का काम है और संगठक का काम है। आपके पक्ष में कांग्रेस में आज एक भी संगठक जिंदा नहीं है। आपने अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त देखा था कि पब्लिक के सामने फेस ओपन करके, और वो निर्भया के मामले में भी देखा था कि पब्लिक को अप्रोच करने वाला एक भी नेता आपके पास में नहीं था, जो पब्लिक को समझ सके और पब्लिक को एड्रेस कर सके। एक भी नेता नहीं था। तो आपके पास में सारे जितने कूटनीतिक भरे हुए लोग हैं, वो आपस में कूटनीति कर रहे, एक दूसरे को काटने का काम कर रहे, जबकि वृक्ष बचने का नाम नहीं ले रहा है और आप एक दूसरे को काट रहे हो। तो इसको पहले सुधारो, और वो बैठ के सुधरेगा। वो लोगों को अपने जगह पर बैठ के और बात करके सुधरेगा, ऐसे घूम के नहीं सुधरेगा। ये बहुत ही अहम बात बताई आपने। कांग्रेस के नेतृत्व को ऐसे सोचना चाहिए, संगठन के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ मैनेजर की जरूरत नहीं है, और लोगों से मिलना शुरू करें। ये बहुत ही कुछ अहम नुक्तों पर आपने इशारा किया। अब मैं चलता हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेडिशन के मामले में मुकदमों पर रोक लगाई है और कहा है कि उनको राहत के लिए वो अदालतों को जाएं, उसके बाद क्या कुछ है, सरकार का रुख कैसा है और क्यों है, आप इस पे जरा कुछ बताइए, समझना चाहेंगे हमारे दर्शक। वर्तमान सरकार ने और इनके जो राज्य की सरकारें, उन्होंने कम से कम 2000 से ऊपर राजद्रोह के मामले लगाए। विभिन्न जेलों में राजद्रोह के मामलों में लोग बंद है, और ये इसमें ज्यादातर आपको पता है कि ऐसे लोग बंद है जो भाजपा का और संघ का विरोध करते हैं। मतलब राज्य का विरोध करने वाले तो अंग्रेजों के जमाने में ठीक था। लोकतंत्र में राज्य का विरोध करना ये तो हमारा नैतिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार भी है कि राज्य अगर कुछ गलत कर सकता है तो उसका हम पुरजोर से विरोध करें। तो उनको आप ले जाके सेडिशन में डाल देते हो, उनको राजद्रोही घोषित कर देते हो, और ये राजद्रोह का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन से सुनवाई चल रही है इसकी। इस मुकदमे पर कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने बोला कि नहीं, इसमें कुछ हम चर्चा नहीं करेंगे और ये बहुत जरूरी है हमारे देश की सुरक्षा के लिए, अंतर्गत सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कानून है। ये तुषार मेहता जी ने एफिडेविट के तौर पे दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद में 4-6 दिन में 8 दिन में क्या चमत्कार हो गया। तो इनके नफरती चिंटू जो थे, राज ठाकरे जी से लेके राणा दंपत्ति तक, इनके ऊपर राजद्रोह लगा दिया राज्य की सरकार ने। इनको लगा ये तो गजब हो गया, हमारे भी लोग अगर इसमें फंसने लग जाए तो फिर कैसे चलाएंगे हम। तो तुरंत इन्होंने 8 दिन के बाद में बोलना शुरू कर दिया। एक वकील ने जाके वहां, उनके सरकारी वकील ने जाके बोला कि नहीं, इस पे सरकार बहुत शिद्दत से विचार कर रही है और इसमें नरेंद्र मोदी जी सोच रहे। तो पहले कौन सोच रहा था? जब पहले एफिडेविट दिया था तुषार मेहता जी ने, जब लिख के दिया था, उस वक्त कौन सोच रहे थे? नरेंद्र मोदी की तो सरकार है,
सरकार और किसी की है क्या? कोई किसी का फेस आपके सामने आता है क्या? तो ये जो मामला है, इनको ये लगा कि ये दो धारी तलवार हो गई है और हमारे लोग इसमें फंसना शुरू हो गए। अब आपको बताता हूं कि वो तेजेंद्र सिंह बग्गा पे भी ये केस लग सकती थी राजद्रोह की, क्योंकि राज्य का विरोध किया। तो सबसे पहले मैं जनता से बोलता हूं कि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह को समझने की बात है। राजद्रोह का मतलब होता है स्थानिक शासन और प्रशासन का विरोध, और राष्ट्रद्रोह का मतलब होता है देश का अहित करने वाले लोग जो देश के सीक्रेट बेचते हैं। अभी एक देवेंद्र शर्मा जी ने, जो वायुसेना के अधिकारी है, उन्होंने उठा के इंडियन मिलिट्री के सीक्रेट बेच दिया। वो होता है राष्ट्रद्रोह। ये राष्ट्रद्रोह में पकड़े हुए ज्यादातर लोग उच्च वर्णीय जातियों के लोग हैं। आपको पता होगा, ये सरकार आई थी 2014 में, तो पेट्रोलियम के सीक्रेट बेचते हुए कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे 13-14। आपको यानी वो केस का क्या हो गया कहीं पता है नहीं। उसमें 13 लोगों में एक मुसलमान था, और वो मुसलमान चाबी बनाने वाला था, जिसने डुप्लीकेट चाबी बना के वो सीक्रेट निकाल के बेचे थे। अब चाबी बनाने वाला तो अफसर आ गए साहब नीचे से ऊपर तक उसके साथ में, तो क्या करेगा? मगर नहीं, हमको तो मुसलमान को राष्ट्रद्रोही घोषित करना है, राजद्रोही घोषित करना है। तो इस चक्कर में वो 13 के 13 लोगों को जब केसेस दर्ज हुई, पता चला कि इसमें तो सब अपने लोग हैं। जो अंबानी जी के सर्वेंट थे, या जो आरएसएस का संगठन है उनके लोग थे। तो फिर पता चला कि इनको छोड़ दिया जाए, और वो केस अभी 7 साल में कहीं सुनाई दिया आपको? आप तो मीडिया वाले लोग हो, आपको दिया सुनाई? तो कहीं जिक्र भी नहीं होता। अच्छा, मैं एक चीज शायद आप और किसी उस पर हम आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट में जब सेडिशन का जिस दिन ये फैसला आया, उसी दिन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी का भी एक बयान आया, यानी अखबार में दोनों खबरें एक साथ छपी सेम डे। उन्होंने इंतजार भी नहीं किया और उन्होंने कहा कि साहब अपनी जो है वो सभी को हद में रहना चाहिए, लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए। ये वही किरण रिजिजू जी हैं जिन्होंने तकरीबन 1 महीना पहले गुजरात में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद थे। उन्होंने, लॉ मिनिस्टर ने उस वक्त कहा था कि जो विधायिका है और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों को टीम के तौर पर काम करना चाहिए, यानी मिलके काम करना चाहिए तालमेल से। तो अब क्या कुछ हो गया? लॉ मिनिस्टर के बयान के बाद फिर कुछ तब्दीली हुई है क्या? नहीं, ये तीनों मिलके काम करने के स्तंभ नहीं है। ये चारों स्तंभ जो होते हैं वो एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, एक दूसरे की गलतियां निकालने का। चौथे का तो अब जिक्र छोड़ दिया, क्योंकि वो सारे अपनी जेब में आ गए, मीडिया का जिक्र हम नहीं करते। तो ये तीनों स्तंभ आप बोल रहे नहीं होते हैं, मगर वो जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उसके अनुसार चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। आप आपके अधिकार का उपयोग कैसे करते हैं ये अलग बात है, और अधिकार का उपयोग अगर करते हैं तो टीएन शेषन आज भी याद रहते हैं हमको। तो जज लोगों ने जैसे ही रमन्ना जी आए, उन्होंने जैसे डिसीजन लिए है, तो हम ये समझ सकते हैं कि सरकार के लिए असहज हो गया। आप जिस किरण रिजिजू का नाम लिए है, वो वही किरण रिजिजू है ना कि गाय खाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बोल रहे थे, वही है ना? मैं अगर भूल नहीं रहा हूं तो। जी बिल्कुल वही है सर। हाँ, तो अगर वो है तो उनको क्या है, गवार की गाली हंस के टाली, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? वो बहुत दखल लेने लायक व्यक्ति नहीं है। कल होके ये बोल देंगे कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तो उस पर कॉमेंट्स करने का कोई मतलब भी नहीं। सही। अच्छा, चलिए, आप इस पर बात ज्यादा जरूरी नहीं समझ रहे। अब ये बताइए कि ये ताजिंदर बग्गा और जिग्नेश मेवानी और फिर अब अमन चोपड़ा, ये क्या कुछ कहानी है? ये देश को किस तरफ ले जाने की तैयारी है? ये पुलिस का सारी पार्टियां किस तरीके से दुरुपयोग करती है और फिर पुलिस उस तरीके से बिहेव करके जनता को कैसे कुचलती है, उसका शानदार नमूना है। बहुत शानदार नमूना है कि प्रशांत भूषण को पीटने वाला बग्गा, प्रशांत भूषण तो एक रेपुटेड वकील है ना, बिल्कुल। उनको पीटने वाला बग्गा, हर वक्त नफरती पोस्टर और बैनरों पे प्रचार करने वाला बग्गा, इस बग्गा को बचाने के लिए दिल्ली की भी पुलिस लग जाती है और हरियाणा की भी पुलिस लग जाती है। तो पुलिस सिस्टम से काम कर रही है, गैर सिस्टम से। इसका जीता जागता उदाहरण है कि कोई पुलिस सिस्टम से काम नहीं कर रही है। वो भाजपा की पुलिस हो गई, आम आदमी पार्टी की पुलिस हो गई या कांग्रेस की पुलिस हो गई है।
तो ये पुलिस को क्या ये अधिकार है हमारे संविधान ने दिया हुआ कि वो पार्टी की सर्विस करे, या ये संविधानिक दायित्व का पूरा करे? ये मुझे संविधानिक दायित्व पूरे करते हुए नहीं दिखाई देते। और इसमें उसमें सुधार करने की जो बात है, वो कोई पार्टी मान्य नहीं करती, क्योंकि जो सत्ता में आती है तो अपने विरोधियों के विरोध में उपयोग दुरुपयोग करने का काम पुलिस के द्वारा ही करती है। आप देख लो ईडी का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस का भी उसी तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, विरोधियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। हमारे यहाँ के राज ठाकरे जी जो थे वो बहुत तूफानी नेता थे, मगर ईडी की नोटिस मिल गई और बीड़ी पीने लग गए। जैसा रामदेव जी ने बोला था कि हुक्का आपका अस्थमा ठीक कर देगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हुक्का पीने का प्रमोशन कर रहे थे तो राज ठाकरे जी भी ईडी की बीड़ी पीने लग गए, और अब उनके सुर बदल गए। वो उनको जनता और नवनिर्माण नहीं दिखाई देता है, उसमें नवनिर्माण की जगह नव विध्वंस दिखाई देता है, और उस तरीके से बोलते हैं। अब वो शांत बैठ जाएंगे कि उनको समझ में आ गया कि महाराष्ट्र की पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है और ये सरकार उनको ठिकाने लगा सकती है। तो यानी अब हनुमान चालीसा की कोई बात नहीं? अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। अगर हनुमान चालीसा आप बोलेंगे तो अब अंदर जाएंगे, क्योंकि उनके साथ में जनता नहीं उतरी, पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया उनको। जब बार-बार मुझे पूछा जाता है कि राज ठाकरे बारे में आपका क्या कहना है, तो राज ठाकरे महाराष्ट्र के नेता नहीं है, वो कुछ नफरती चिंटुओं के नेता हो सकते हैं, महाराष्ट्र का नेतृत्व वो नहीं करते। लोगों ने उनको अपनी जगह दिखा दी है। रही बात जिग्नेश मेवानी जी की, तो बरपेटा आसाम की पुलिस ले गई थी उनको उठा के, 5000 किलोमीटर उठा के ले गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ बोल दिया था। भाई प्रधानमंत्री पे बोलना राजद्रोह कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री अगर गलतियां करते हैं, प्रधानमंत्री अगर सारा देश बेच रहे हैं, ये बोलना, प्रूफ के साथ में बोलना कि भाई मुंबई की एक बिल्डिंग एयर इंडिया की 55,000 करोड़ का वैल्यूएशन की है, 15,000 और 17,000 करोड़ में आपने एयर इंडिया कैसे बेच दिया पूरा? पवन हंस की प्रॉपर्टी कितनी की थी? तो लाखों हजार करोड़ की प्रॉपर्टी, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है पवन हंस के पास में। 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ का हर साल प्रॉफिट आता है उसको 200 करोड़ में आपने बेच दिया, और वो भी रामदेव जी को बेच दिया। तो ये आपके जो प्रचार करने वाले हैं उनका, और ये बोलना अगर राजद्रोह है तो हाँ, हम राजद्रोह करने के लिए तैयार है, हम राजद्रोही है, और ये राजद्रोह का प्रमाण पत्र आपसे नहीं चाहिए, ये हम ये कहना चाहते हैं। तो बारपेटा के जस्टिस ने बहुत सही बोला कि जिस तरीके से पुलिस बिहेव कर रही है, ये भाजपा की पुलिस जैसा बिहेव कर रही है, ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है, और पुलिस को होश की दवा करनी चाहिए, और इसको पीआईएल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई करनी चाहिए, ऐसा डायरेक्शन देके और ऐसा जजमेंट दिया है। ये लोकतंत्र के लिए स्वागत योग्य है, और वो जज का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। वैसे एक अमन चोपड़ा को, जिनको उनकी न्यूज चैनल चमन चोपड़ा बोलती है, उन्होंने फेक न्यूज चला दी है जहांगीरपुरी की और कई जगह की। ये फेक न्यूज चलाने वाले जो चैनल है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये फेक न्यूज चलाने में कैसे कैसे ये देते हैं। आपने देखा होगा कि अभी एक नया विवाद खड़ा हो गया है, ज्ञानवापी मस्जिद का, मथुरा का, ताजमहल का, ये नया विवाद खड़ा हो गया कि एक जज ने बोल दिया कि वो ज्ञानवापी मस्जिद का अगर ताले लगे होंगे तो ताले तोड़ो, अगर कोई बीच में आ रहा होगा तो उसको ठोको पीटो, मगर उसका सर्वे होना चाहिए। भैया सारे दुनिया के प्रश्न समाप्त हो गए, भारत के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब हमारे सामने मंदिर मस्जिद और ताजमहल के ही सवाल रहे हैं। ताजमहल ये यूनेस्को की धरोहर है, और इनके ही मंत्री जो है महेश शर्मा 30 नवंबर 2017 को घोषित कर चुके हैं कि इसके बारे में कोई विवाद नहीं, और हम इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं कर रहे। और मैं भक्तों से आह्वान करना चाहता हूं कि कैलाश पर्वत और सरोवर पर जहां शिव स्वयं विराजमान है, आप ताजमहल के नीचे ढूंढ रहे हो उनको। भाई आपको कैलाश पर्वत पर ढूंढना चाहिए, और ये ढूंढने का काम कौन कर रहा है? तो ये ढूंढने का काम हमारे चैनल कर रहे, मीडिया चैनल कर रहे, जो जिनके ये देखो कैसे हेडिंग है उसके ताजमहल के बारे में, जो हेडलाइंस चलाए इन्होंने, वही बोलता है देश की विरासत का धर्म की सियासत कब तक होती रहेगी। अभी तुम ही तो कर रहे हो धर्म की सियासत। दूसरा बोलता है मस्जिद और मीनारे कितनी दीवारें, काशी मथुरा जारी,
ताज की बारी, ताजमहल का मकबरा है या मस्जिद मंदिर? हिंदू महल को शाहजहां ने दिया ताजमहल का नाम। एक और बोलता है कि क्या ताजमहल एक मंदिर था? क्या ताज का इतिहास गलत बताया गया? कौन बता रहे हैं इतिहास गलत? अरे इतिहास का ज्ञान नहीं, इतिहास के पढ़ते नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा तुम्हारा इतिहास चल रहा है और तुम समझा रहे। मैं ज्ञानवापी मस्जिद की एक सच्चाई आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद ही अकेली वाहिद मस्जिद है जिसको हिंदू राजा का नाम है, और वो हिंदू राजा था महाराजा ज्ञान सिंह, जो औरंगजेब की सेना में एक सरदार करके शामिल थे। और औरंगजेब जब नागा विद्रोह दबा के, नागा विद्रोह को कुचल के वापिस आ रहे थे, तो जो 12 राणा थे उनके साथ में, उन सब राणाओं ने बताया कि यहाँ एक लिंग जी की मतलब शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है काशी में, हम सब लोग वहां पूजा अर्चना करना चाहते हैं। ये पूजा अर्चना के लिए औरंगजेब ने बोला कि ठीक है। वो गंगा के उस किनारे जहां काशी नरेश का महल है, वहां उस एरिया में रुक गए वो, और ये सारे जितने राणा थे, उनकी बीबियां और उनकी दासियां मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आई। बाद में शाम में वापस जाते हुए पता चला कि ज्ञानवापी जो ज्ञान सिंह, महाराजा ज्ञान सिंह थी, उनकी बीबी और दासियां गायब है। तो हड़कंप मच गया, पूरे मंदिर को घेरा गया और उसके जो पुजारी थे उनसे पूछताछ करना शुरू हो गया। ये पूछताछ जब करना शुरू हो गया तो किसी ने कुछ नहीं बताया। बाद में किसी गुप्तहेर ने औरंगजेब जी को बताया, औरंगजेब को, कि भाई ये औरंगजेब जी बोला मैंने, हो सकता है ये विवाद का विषय हो, मगर औरंगजेब जी इस देश के बादशाह थे, उन्होंने कैसा चलाया क्या चलाया उसके बारे में चर्चा हो सकती है, मगर सम्माननीय बादशाह थे। तो ये औरंगजेब ने जब बोला कि इसको, वो सारे को जिनको पकड़ के लाया है उनको पूछो, तो उस हेर ने उनको बताया कि इसके नीचे तहखाना है। जब सुबह तहखाना खोला गया तो उसमें विवस्त्र अवस्था में, मृत अवस्था में महाराजा की रानी और उनकी दासियां पाई गई, जिनके ऊपर अति प्रसंग किया गया था, बलात्कार किया गया था। और उसके लिए ये राणा क्रुद्ध हुए और इन्होंने बोला कि मंदिर के नीचे ये क्या चल रहा है। उन्होंने मंदिर तोड़ा, उन्होंने मंदिर तोड़ के वो शिवलिंग को उठा के और दूसरे तरह का स्थापित कर दिया। अब ये राणाओं ने तोड़ा हुआ मंदिर औरंगजेब के नाम से हम बोल देते हैं, और इसका इतिहास हम सही नहीं ढूंढते, और इसकी पूरी प्रूफ है मेरे पास में। ये कई दिन पहले मैं बोल चुका हूं, इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास में, और बहुत रिनाउंड लोगों के प्रूफ है मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। आप देख लीजिए कि मैंने इसके बारे में कितना सटीक और सही ढंग से बोला था, जिसपे मैंने पूरे प्रूफ डाले हुए हैं। आप ये बात को समझने की जरूरत है कि हम ये स्थानिक विवाद या ऐसे विवाद करके हिंदू मुसलमान के, हमारे महंगाई पर हम कुछ नहीं बोलते, हमारी शिक्षा की अव्यवस्था हो गई उस पर कुछ नहीं बोलते, हमारे रोजगार गए, करोड़ों रोजगार गए, 16 करोड़ रोजगार समाप्त हुए। इन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर 16 करोड़ रोजगार इन्होंने छीन लिए, उस पर कुछ नहीं बोलते। 45 करोड़ युवा जो है रोजगार की डिमांड करने के लिए लाइन में खड़ा है। कितने करोड़ लोगों ने रोजगार मांगना छोड़ दिया है, निराश हो गए हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करते। और हम अभी वहां मंदिर ढूंढ रहे, मस्जिद ढूंढ रहे, वो ताजमहल के नीचे दरवाजे ढूंढ रहे, उसके 27 रूम खोलने की बात कर रहे, जबकि सरकार बोल रही है कि वहां कुछ नहीं है। जी। ये सब विवाद। बहुत 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 शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। सोशल मीडिया पे जाहिर है और बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, अगले हफ्ते फिर आपसे बात होगी। लेकिन आपने जो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जो हकीकत रखी है और उसके प्रूफ आप बता रहे हैं, आपके पास प्रूफ है, ये बहुत ही अहम बात है। कहा कुछ जा रहा है और हकीकत कुछ और है। लोग इतिहास मंदिर तोड़ा गया था, मंदिर तोड़ा गया था, मगर औरंगजेब ने नहीं तोड़ा था वो मंदिर। महाराजा ज्ञान सिंह और उनके साथ में जो 12 राजपूत राणा थे उन्होंने तोड़ा था, और इसलिए तोड़ा था कि उस मंदिर में उनकी रानी के ऊपर बलात्कार हुआ था। जी जी जी, ये और मंदिरों में अब भी बहुत सी जगहों पे इस किस्म की गंदी हरकतें अब भी मिलती हैं, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। अब बताइए, जम्मू कश्मीर में वो छोटी सी बेटी पर बलात्कार हुआ था, और बलात्कार करने वालों के पक्ष में वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लग रहे थे। वो जब आरोपी घोषित हुए कि मंदिर में उन्होंने बलात्कार किया, उस मंदिर का क्या किया सब लोगों ने?
वो जो नारे लगा रहे थे उनका क्या किया सब लोगों ने? ये कब तक नफरत से देश चलते रहेगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग नफरत फैला रहे हैं इस वक्त उनके तमाम गुनाह माफ किए गए हैं, और जो लोग झगड़े फसाद से बच करके जरा आगे बढ़ना चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं और देश में झगड़ा फसाद नहीं चाहते, रिएक्शन नहीं दे रहे, उनको और ज्यादा से ज्यादा प्रोवोक किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि अभी कुछ देर के लिए बीच में लाइट चली गई थी, हो सकता है आपको थोड़ा सा वीडियो ऐसा मिले, थोड़ा सा कुछ मिनट का, लेकिन मैंने इस सिलसिले को रोका इसलिए नहीं था कि अविनाश काकड़े जी अपनी बात रख रहे थे, उस तरफ लाइट बिल्कुल ठीक थी। मुझे उम्मीद है कि आप जो कुछ काकड़े जी ने कहा है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल कैसा हो, आपने बहुत ही मजबूत किस्म के मशवरे दिए हैं। जो लोग कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं उन तक भी ये जरूर वीडियो मैं समझता हूं पहुंचती है, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए। इसके अलावा राजद्रोह राष्ट्रद्रोह में क्या फर्क है? सरकार की मुखालिफत अलग है, देश की मुखालिफत अलग है, इसको समझने की जरूरत है। और बीजेपी की सरकार अब क्यों रंग बदल रही है? महाराष्ट्र में चूंकि उनके खिलाफ, उनकी सोच के खिलाफ ऐसा कुछ हो गया है। अब इसके अलावा जो कुछ आपने बताया ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, वो बहुत ही आंखें खोलने वाला है, और पुलिस किस तरह से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है देश भर में अलग अलग तरीके से, वो भी हमारे सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने वक्त दिया। इसके साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि काकड़े जी बहुत तैयारी से, डाटा के साथ, अच्छी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स के साथ आते हैं, और इसीलिए आप लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, नमस्कार। जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।